20 अप्रैल 1999 की सुबह दो मिस्टीरियस लोग एक ब्लैक ट्रेंच कोट पहने हुए कॉलम्बाइन हाई स्कूल की ओर बढ़ रहे होते हैं। उनके आने से पहले वो स्कूल बहुत ही नॉर्मली फंक्शन कर रहा होता है। टीचर्स क्लासेस में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, कुछ बच्चे ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, कुछ कैफेटेरिया में बैठ के खाना पीना कर रहे होते हैं, कुछ लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते हैं अंटिल 11:10 AM, जब वही दोनों मिस्टीरियस लोग स्कूल के प्रेमाइसेस में एंटर होते हैं। एंड उसके बाद आने वाले कुछ घंटों में वो कुछ ऐसा खतरनाक करने वाले थे जो कि अमेरिका की जनता आज तक नहीं भूल पाई। एंड आज की इस वीडियो में आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द ब्रूटल इंसिडेंट ऑफ कॉलम्बाइन हाई स्कूल मैसेकेर। अप्रैल 9, 1981 विचिटा कैंसस में जन्म होता है एरिक हैरिस का, द फर्स्ट कल्प्रिट ऑफ द केस। अब एरिक के जो पिता थे वो मिलिट्री में काम करते थे, जिसकी वजह से उनको बार बार शिफ्ट होना पड़ता था फ्रॉम रीजन टू रीजन। एंड एरिक को इसी वजह से हर बार नई शुरुआत करनी पड़ती थी हर जगह, टू सेटल डाउन एंड मेक फ्रेंड्स। एंड कहीं ना कहीं इसी वजह से जब वो लोग कोलोराडो में आए थे तब एरिक को अपने स्कूल में काफी परेशानियां हुई थी टू कम्युनिकेट विद द पीपल एंड टू मेक न्यू फ्रेंड्स, क्योंकि उस टाइम तक स्कूल में फ्रेंड सर्कल्स बन चुके थे। एंड एरिक ने अपने एक वीडियो टेप में, जो कि बाद में रिकवर हुआ था, उसमें बताया था कि हाउ ही was bullied and how he was harassed by the seniors। एंड कहीं ना कहीं यही वजह थी along with the अकेलापन जिसमें एरिक हमेशा रहता था, जिसकी वजह से उसके अंदर इस स्कूल की तरफ और इसमें पढ़ने वाले बच्चों की तरफ काफी ज्यादा वायलेंस जो उसके दिमाग में पनप रहा था वो बढ़ने लगता है। एरिक ने अपने एक नोट में ये भी बताया था कि हाउ ही वांटेड टू किल एवरी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल एंड वो बस chaos चाहता था उस स्कूल में किसी भी तरीके से। ऑल्सो 1996 में यानी इस इंसिडेंट के 3 साल पहले एरिक अमेरिकन ऑनलाइन पर एक वेबसाइट बनाता है, जिस पर पहले तो वो नॉर्मल गेम्स खेल रहा होता है, मगर बाद में वो वेबसाइट एक ब्लॉग पोस्ट बन जाती है जिस पर वो अपने थॉट्स एक्सप्रेस करता है, which were very fucked up। क्योंकि पहले वो थॉट्स बस बदमाशी और हुड़दंगई के थे, मगर बाद में वो थॉट्स काफी ब्रूटल और काफी ज्यादा अब्यूजिव और डिप्रेसिंग होने लगे। क्योंकि हैरिस उस पोस्ट में सोसाइटी के खिलाफ जो उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है उसे पोस्ट करता था। एंड उस साल के एंड आते आते तक उसने उस वेबसाइट पर बॉम्ब कैसे बनाए विद यूजिंग होम इंग्रेडिएंट्स ये तक पोस्ट कर दिया था, उसके पूरे इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप। एंड 1997 के अगस्त महीने में उस साइट पर एरिक की तरफ से एक बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज पोस्ट होती है, which was कि all I want to do is kill and injure as many of you as I can, especially a few people like Brooks Brown। ब्रुक्स ब्राउन और एरिक के बीच में काफी पास में बैंटर चला करती थी, दोनों आपस में खूब लड़ा मरा करते थे, मगर बाद में इन दोनों के बीच में सुलह हो गई थी। एंड इस चीज का फायदा ब्राउन को आगे होने वाला था। मगर इस पोस्ट को जब ब्रुक्स ब्राउन की फैमिली ने इंटरनेट पर देखा तो उन्होंने तुरंत पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी एरिक के खिलाफ, मगर उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। Who is the student, ma'am? I do not know who the student is. Okay. I just want you to stay in the line with me. We need to know what's going on. And you've got the kids there. And I've got every student in this library on the floor. You gotta stay on the floor. 11 सितंबर 1981 लेकवुड कोलोराडो में जन्म होता है डिलन क्लेबोल्ट का, यानी हमारा दूसरा और आखिरी कल्प्रिट। अब डिलन एरिक से एकदम ऑपोजिट था इन टर्म्स ऑफ नेचर। एरिक से मिलने से पहले तक ही वॉज अ वेरी शाय एंड नर्वस टाइप ऑफ किड। ही वॉज वेरी नर्वस अराउंड गर्ल्स, मगर उसका नेचर ऐसा नहीं था कि वो किसी की जान ले ले। बट इवेंचुअली 1993 में जब एरिक और डिलन आपस में मिलते हैं तो एक अजीब सा इंस्टेंट कनेक्शन और बॉन्ड बन जाता है उन दोनों के बीच। वो दोनों स्कूल में सबसे अलग बैठते थे और वो दोनों अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे, लाइक ना किसी और लड़के या लड़की से बात करना, ना ही सोशलाइज करना। एंड यही पॉइंट था जब सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि दो मेंटली अनस्टेबल लोग आपस में मिल चुके थे एंड वो दोनों आपसी में अपनी अपनी खिनौनी फेटिशेस को सुना करते थे एंड उस पर रिएक्ट करा करते थे। लाइक एरिक और डिलन दोनों ने अपने अपने जर्नल में बहुत ही घिनौनी सेक्सुअल फेटिशेस का मेंशन किया था, व्हिच इंक्लूड्स रेपिंग एंड किलिंग ऑफ वुमेन। आल्सो हैरिस को कैनिबलिज्म में भी बहुत इंटरेस्ट था एंड ही वांटेड टू ईट द वुमेन जिसके साथ वो सेक्स परफॉर्म करने वाला था। एंड 1998 में इन दोनों को, यानी डिलन और एरिक दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा, क्योंकि ये लोग एक व्हाइट कलर की वैन से कंप्यूटर इक्विपमेंट चुराते हुए पकड़े गए थे। हालांकि जो जज थे उन्होंने इन दोनों को जुवेनाइल डाइवर्जन प्रोग्राम में भेजा ताकि इनको मदद मिल सके, बट पुलिस और इन दोनों की फैमिली को ये लग रहा था कि शायद अब इनके बच्चे सुधर गए एंड शायद अब ये अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करेंगे। बट इवेंचुअली होता तो बिल्कुल इसका उल्टा ही है, क्योंकि उसी एक साल में जब ये लोग उस प्रोग्राम में एनरोल हुए थे, ये उस स्कूल के खिलाफ कुछ बहुत ही बड़ा, भयंकर और ब्रूटल प्लान करते हैं। इस अटैक के होने के कुछ महीने पहले से ही एरिक और डिलन दोनों ने अपने अपने लिए वेपन्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। अब क्योंकि वो लोग उस टाइम पर माइनर थे तो वो सामने से गन्स नहीं खरीद सकते थे एंड इसीलिए वो अपने कुछ नोन वंस के थ्रू उनको खरीदते हैं, ये बोलकर कि उनको शूटिंग सीखने और टारगेट प्रैक्टिस करने के लिए वो चीज चाहिए। ऑल्सो एरिक और डिलन एक लोकल पिज्जा शॉप पे पार्ट टाइम जॉब करते थे, जिसके पैसों से वो बाकी वेपन्स और इक्विपमेंट्स को इकट्ठा करते हैं। एंड हियर इज द लिस्ट ऑफ द वेपन्स दे वर हैविंग: 2 9mm फायर आर्म, 2 12 गॉज की शॉटगन्स, एक हाई पॉइंट 995 कार्बाइन, एक स्प्रिंगफील्ड पंप शॉटगन, एक DC-9 सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन, एक 311D डबल बैरल शॉटगन और तो और 36 राउंड मैगजीन एंड उसके साथ उनके पास थे 99 बॉम्ब्स।
जिसमें कई अलग अलग तरीके के होममेड बॉम्ब्स थे। एंड नाउ यू कैन इमेजिन कि वो लोग कितना बड़ा और ब्रूटल अटैक प्लान कर रहे थे इस स्कूल के खिलाफ। इसके बाद उनके पास जो बॉम्ब्स थे उनको उन्हें कहाँ प्लान करना है ये भी उन्होंने कई महीनों पहले ही प्लान करना शुरू कर दिया था। अब क्योंकि उनके पास काफी वैरायटी ऑफ बॉम्ब्स थे तो उन्होंने अलग अलग लोकेशंस को चूज किया कि कहाँ पे कौन सा बॉम्ब रखना है। फॉर एग्जाम्पल कैफेटेरिया, पार्किंग लॉट, कार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड कुछ बॉम्ब्स उन्होंने अपने पास ही रख लिए थे जो कि वो अटैक के दौरान फोड़ने वाले थे ताकि और मैक्सिमम डैमेज हो सके और बच्चों की जान जा सके। अब उन्होंने बॉम्ब्स कब और कैसे और कहाँ प्लान करे इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स काफी मेस्ड अप है, तो मैं तुम्हें एक ओवरऑल सिनेरियो बता देता हूँ कि उन्होंने क्या किया था। तो सबसे पहले दोनों लोगों ने अपनी कार्स में बॉम्ब प्लांट करके पार्किंग एरिया में लाकर खड़ी कर दी ताकि जब बच्चे डर के भागने की कोशिश करें तो वो ना भाग सकें। साथ ही उन्होंने ग्राउंड पर और स्कूल के एरिया के बाहर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर बॉम्ब्स प्लांट करे ताकि फायर फाइटर्स कंफ्यूज हो जाएं कि कहां पहले जाएं। उसके अलावा उनकी मेन टारगेट प्लेस थी कैफेटेरिया यानी स्कूल कैंटीन एंड उसी कैफेटेरिया के ऊपर थी लाइब्रेरी जिसको अगेन वो टारगेट करने वाले थे। एंड कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लोग अटैक के दिन ही सुबह जल्दी आकर ये सारे बॉम्ब्स प्लांट कर देते हैं एंड फिर अपने मेन अटैक के लिए रेडी होने जाते हैं। एरिक और डिलेन दोनों बॉम्ब्स लगाने के बाद अपने अपने लॉन्ग ट्रेंच कोट्स को पहनते हैं। साथ ही वो अपने बैग्स को लाद कर जिसमें अल्टीमेटली बॉम्ब्स थे उनको लेकर आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि उनकी कार्स पार्क थी इसीलिए वो पैदल ही स्कूल की ओर बढ़ते हैं। करीब 11:19 पर रेचल स्कॉट और उसका दोस्त रिचर्ड कॉस्टेलाडो ग्राउंड पर बैठे हुए थे एंड अपना लंच कर रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि पार्किंग लॉट की तरफ से काफी तेज धुआं आ रहा होता है एंड वो उसको एज अ प्रैंक समझकर इग्नोर कर देते हैं। बट एक्चुअली में वो डिलेन का फेंका हुआ एक बॉम्ब था जो कि पार्शियली डेटोनेट होता है एंड इसी वजह से उससे धुआं ही निकल रहा होता है। एंड तभी एरिक पीछे से आकर रेचल स्कॉट की ओर अपनी गन तानता है एंड उस पर कई राउंड्स फायर कर देता है जिससे रेचल स्कॉट की वहीं मौत हो जाती है। एंड उसके बाद वो उसके दोस्त रिचर्ड पर 8 गोलियां मारता है जिससे उसकी चेस्ट और एब्डोमिनल रीजन काफी बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है एंड वो वहीं अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। एरिक और डिलेन ग्राउंड से निकलकर स्कूल की वेस्ट एंट्रेंस के थ्रू मेन बिल्डिंग में जाने का डिसाइड करते हैं, इसीलिए वो वेस्ट स्टेयरकेस के ऊपर से चढ़कर जाते हैं। एंड उसी दौरान उनको 3 स्टूडेंट्स डैनियल रॉबर्क, सीन ग्रेव्स और लांस कर्कलिंग दिखते हैं जिन पर भी वो तुरंत गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। अब उन बच्चों को लग रहा था कि शायद ये फेक गन्स हैं जिनको लेकर 2 लोग आ रहे हैं उनके पास, इसलिए वो भागते नहीं हैं। एरिक ने उनके ऊपर 10 राउंड्स गोलियां चलाई जिससे डैनियल रोमन की वही मौत हो गई एंड बाकी दोनों लोग बुरी तरीके से घायल होकर नीचे गिर गए थे। एंड फिर ऊपर चढ़कर हैरिस ने 7 राउंड गोलियां फायर करी नीचे भाग रहे 5 बच्चों पर, जिसमें से 2 लोग माइकल जॉनसन और मार्क टेलर को गोलियां लगती हैं, वहीं बाकी 3 भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर नीचे उतरते ही डिलेन अपनी शॉटगन निकाल लेता है यूज करने के लिए एंड उतरते ही वो एक लड़के निकोलस फॉस के ऊपर भी गोली चलाता है जिससे वो वहीं गिर जाता है एंड बाकी जख्मी लोगों की ओर बढ़ने लगता है। अब लांस कर्कलिंग जो कि पहले से ही जख्मी थी वो डिलेन से मदद की भीख मांगती है मगर डिलेन उससे कहता है श्योर आई विल हेल्प यू एंड वो उसके जबड़े के पास अपनी शॉटगन से फायर कर देता है। वहीं सीन ग्रेव्स कैफेटेरिया की ओर भाग रहा होता है ताकि वो मदद मांग सके मगर वो अल्टीमेटली पहुंच नहीं पाता एंड वहीं बेहोश हो जाता है। वहीं फिर उसके पीछे से डिलेन भी उसी की तरफ आ रहा होता है एंड वो उसको मरा हुआ समझकर उससे सॉरी बोलता है एंड फिर कैफेटेरिया की ओर आगे बढ़ने लगता है। मगर कैफेटेरिया में वो एंटर नहीं करता है, ना ही वो किसी पर गोली चलाता है क्योंकि उसका मेन प्लान था कि अंदर रखे बॉम्ब्स जब फूटेंगे तो इवेंचुअली और ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी एंड और ज्यादा लोग मरेंगे। वहीं ऑन दी अदर हैंड एरिक ऊपर छत पर अभी भी गोलियां बरसा रहा होता है नीचे बच्चों पर, जिसमें से एक गोली एनी मैरी नाम की एक लड़की पर लग जाती है जिससे वो बहुत ही ब्रूटली इंजर्ड हो जाती है एंड वहीं ग्राउंड पर बेहोश हो जाती है। अब जब ये सब हमला हो रहा होता है तो वहीं उसी वेस्ट एंट्रेंस के स्कूल के अंदर पैटी नील्सन नाम की एक टीचर अपने स्टूडेंट ब्रायन एंडरसन के साथ क्लास में बैठी होती है एंड उनको जब ये शोर सुनाई देता है तो वो बाहर चेक करने जाते हैं। पहले तो उनको लगता है कि शायद कोई प्रैंक कर रहा होता है बट जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं एंड उस कॉरिडोर का डोर खोलते हैं कि तभी उनके साइड की जो खिड़की होती है उस पर तेजी से गोलियां चलती हैं एंड वो टुकड़े जाके पैटी नील्सन के गले पे लगते हैं एंड साथ ही ब्रायन जॉनसन को भी वो बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। मगर पैटी ब्रायन को उठाकर तुरंत वहां से दूर भागती है एंड फिर हॉलवे के थ्रू नीचे जाकर लाइब्रेरी की ओर जाती है एंड वहां जाती है वो बाकी बच्चों को सीट के नीचे जाने का ऑर्डर करती है ताकि वो बचे रहे। एंड ब्रायन जो था वो जैसी लाइब्रेरी में आता है वो नीचे गिर जाता है क्योंकि उसका काफी ब्लड लॉस हो चुका था। मगर पैटी फिर तुरंत 911 को कॉल लगाती है। Jefferson County 911. Yes, I'm a teacher called by high school. There's a student here with a gun. He was shot out a window. I don't know what's in my shoulder. If it was just a left, me too. Okay, has anybody been injured, ma'am? Yes. Okay. And the school is in a panic, and I'm in the library. I've got students down under the table, kids, heads under the table. Kids are screaming, and the teachers are, trying to take control. We need police here. Okay, we're getting them there. अब
पूरे स्कूल में खबर फैल चुकी थी कि यहाँ गोलियां चल रही हैं। इसी वजह से फैकल्टी में से किसी ने स्कूल के ऑफिसर डेप्यूटी नील गार्डमैन को कॉल करके बुलाया, जो कि कोइंसिडेंटली वहीं वेस्ट एंट्रेंस पर बैठे थे। पहले तो गार्डनर को लगा कि शायद किसी लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, मगर जब दोबारा कॉल आई तब उनको पता चला कि यहाँ गोलियां चल रही हैं। एंड जैसे ही वो अपनी कार में बैठकर निकलते हैं कि तभी 55 मीटर की दूरी से एरिक उनको देख लेता है एंड उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। गार्डनर अपनी कार को कवर बनाते हुए एरिक पर 4 शॉट्स फायर करते हैं एंड उनको लगता है कि शायद एरिक अब मर चुका है। मगर जैसे ही वो बाहर निकलते हैं एरिक को देखने के लिए, एरिक तभी अपनी गन निकालकर उन पर शूट करने लगता है। एरिक और डिलेन करीब 50 से भी ज्यादा राउंड फायर करते हैं गार्डनर के ऊपर, मगर क्योंकि वो कार के पीछे छुपे हुए थे तो वो इन शॉट से बच जाते हैं, उनको ज्यादा कुछ चोट नहीं लगती है। एंड इसी पॉइंट पर गार्डनर अपने वॉकी टॉकी से बाकी गार्ड्स को बुला लेते हैं इमरजेंसी के लिए। एंड सभी गार्ड्स इस समय गार्डनर की ओर वेस्ट एंट्रेंस की ओर आ रहे होते हैं। अब जैसे ही डिलेन और एरिक देखते हैं कि बाकी सारे भी गार्ड्स उनकी तरफ आ रहे हैं तो वो लोग तुरंत उनकी ओर फायर करते हुए उनको डिस्ट्रैक्ट करते हुए वापस वेस्ट एंट्रेंस की मदद से स्कूल की मेन बिल्डिंग की ओर बढ़ते हैं। मीनवाइल उसी टाइम पर कैफेटेरिया के अंदर डेव सैंडर्स नाम के एक टीचर गोलियों की आवाज सुनते हैं एंड वो बच्चों को तुरंत गाइड करते हैं, वहां से बाहर लेकर जाते हैं। डेव सैंडर्स उस थोड़े से टाइम में लगभग 100 से भी ज्यादा बच्चों को एस्केप करवाने में कामयाब हो जाते हैं एंड फिर वो ऊपर के कॉरिडोर्स की ओर जाकर बच्चों और टीचर्स को वार्न करने जाते हैं खतरे के बारे में। बट सैडली उसी टाइम पर डिलेन और एरिक भी उसी कॉरिडोर की ओर आ जाते हैं एंड वो डेव हैरिस और उनके साथ एक बच्चा जो खड़ा था उसको देखते ही उन पर गोलियां चला देते हैं। वो बच्चा तो भागने में कामयाब हो जाता है, मगर एरिक की कुछ गोलियां डेव हैरिस पर लग जाती हैं एंड डेव वहीं बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही डेव नीचे गिरता है तो एरिक और डिलेन उसकी बॉडी के पास से निकलते हुए आगे बढ़ते हैं एंड आगे बढ़ते ही डिलेन डेव की बॉडी के पास एक बम खो देता है ताकि वो बच ना सके। हालांकि जब वो दोनों बाहर निकल जाते हैं तो बगल की क्लास में से जो बच्चे छुपे हुए थे वो डेव की बॉडी को घसीटते हुए उनके रूम में ले जाते हैं एंड उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी जान बच सके। और अब जब पूरे स्कूल में हर तरफ अफरा तफरी मच रही थी तब डिलेन और हैरिस हॉलवे से गुजरते हुए अंधाधुंध गोली चलाते हैं एंड एक के बाद एक बम पे बम दागे जा रहे थे ताकि और ज्यादा डिस्ट्रक्शन और ज्यादा बच्चे मारे जाएं। एंड अगर अब तुम लोग को लग रहा हो कि इन दोनों सनकियों ने काफी ज्यादा तबाही मचा दी है एंड अब शायद ये लोग रुक जाएंगे, तो वेट, क्योंकि इस केस का सबसे डिस्टर्बिंग टर्न अब आने वाला है। तो हॉलवे और कैफेटेरिया को बम से उड़ाने के बाद डिलेन और एरिक लाइब्रेरी के अंदर एंटर करते हैं एंड ये लाइब्रेरी काफी बड़ी थी जिसकी वजह से इसके अंदर लगभग 52 स्टूडेंट्स, 2 लाइब्रेरियन और 2 टीचर्स थे, मींस टोटल 56 लोग। अब जैसे ये दोनों लाइब्रेरी में एंटर करते हैं तो पहले तो ये लोग तेज चिल्लाते हुए अनाउंसमेंट कर देते हैं कि जो कोई भी यहाँ पे छिपा है वो बाहर निकल जाए। बट ऑब्वियसली कोई बाहर नहीं निकल, मगर बिना देरी करते हुए ये लोग वहाँ अपनी गोलियां निकालते हैं, उन्हें अंधाधुंध चलाने लगते हैं, जिसकी वजह से इवन टॉड नाम का एक लड़का जो कि वहाँ वुडन पिलर के पीछे छुपा हुआ था, उसके मुंह पर उन गोलियों से लड़ी लकड़ियों के टुकड़े जाके लगते हैं, जिससे उसका चेहरा बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। बट फिर ये लोग लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं एंड फिर इनको काइल नाम का एक डिसेबल्ड लड़का मिलता है जो कि अनफॉर्चुनेटली भाग नहीं सकता था एंड जैसे ही डिलेन उसको देखता है वो बिना रहम खाए अपनी शॉटगन से उसके ऊपर 2 शॉट फायर करता है। एंड आगे बढ़ते हुए डिलेन को टेबल के नीचे कुछ बच्चे छिपे हुए मिलते हैं, जिनको देख के वो अगेन अपनी गन से फायर करता है, जिससे 3 बच्चे पैट्रिक आयरलैंड, डैनियल स्टीपल्टन और मकाई हॉल बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। वहीं ऑन दी अदर हैंड एरिक जो था वो लाइब्रेरी की दूसरी साइड घूम रहा होता है ताकि उसको और बच्चे मिल सके एंड उसको मिलते भी हैं। एरिक को ढूंढते हुए स्टीवन कर्नो दिखती है जिस पर अगेन वो गोली चला देता है एंड स्टीवन को मारने के बाद वो जैसे ही तुरंत मुड़ के देखता है उसको 17 साल की लेसी दिखती है जिस पर वो देखते ही शॉट फायर कर देता है, जिससे एक गोली तो सीधा उसके कंधे से होते हुए उसकी गर्दन को चीरते हुए निकल जाती है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते ही उसको एक टेबल के पीछे 2 बच्चे मिलते हैं, कैसी बर्नॉल और एमिली वेंट, जिनको देखते ही पहले तो वो उन्हें डराता है एंड फिर उन पर गोलियां दाग देता है, जिसकी वजह से कैसी बर्नॉल की वहीं मौत हो जाती है क्योंकि गोली उसके सर को चीरते हुए गई थी। वहीं एमिली भी बुरी तरीके से घायल हो जाती है। वहीं उसी के पीछे डिलेन ये नोटिस करता है कि पैट्रिक आयरलैंड जिसको उसने पहले मारा था वो अभी भी जिंदा है एंड वो घायलों की मदद कर रहा है, मगर क्योंकि पैट्रिक का सर टेबल के ऊपर से दिख रहा था तो डिलेन उस पर एम लगाकर 2 से 3 शॉट्स फायर करता है, जिससे पैट्रिक के सर पर 2 गोलियां लगती हैं एंड वो वहीं गिर जाता है। एक इंसान के अंदर कितना पागलपन भर सकता है एंड कोई इंसान कितना सनकी हो सकता है कि इतने लोगों को मारने के बाद भी उसका मन नहीं भरा। एंड इससे भी फक्ड अप बात यह है कि ये लोग अभी भी नहीं रुकते क्योंकि आगे की डिटेल्स और भी ज्यादा फक्ड अप होती जाती हैं। खैर पैट्रिक को मारकर जैसे ही डिलेन आगे बढ़ता है तो उसको पास ही की टेबल से कुछ शोर सुनाई देता है, जिसको जब वो चेक करने जाता है तो उसको उस टेबल के नीचे 3 लोग मिलते हैं। 18 साल का आइजिया शॉल, 16 साल का मैथ्यू कैचर और 16 साल का क्रेग स्कॉट। बाय द वे ये क्रेग उसी रेचल स्कॉट का भाई है जिसको सबसे पहले मारा गया था वहाँ गार्डन में। अब क्योंकि ये जो आइजिया शूज था ये एक ब्लैक पर्सन था, इसी की वजह से डिलेन और एरिक पहले तो इसका खूब मजाक उड़ाते हैं, इसके रंग का और इसकी रेस का, एंड देन
देन एरिक उसकी चेस्ट पर अपनी गन एम करते हुए 2 से 3 शॉट तनातन फायर कर देता है, जिससे आइजिया शूल्स की वहीं मौत हो जाती है। वहीं डिलन मैथ्यू और रेचल के भाई क्रैग पर गोलियां चलाता है, जिससे मैथ्यू की वहीं मौत हो जाती है और क्रैग भी बहुत बुरी तरीके से घायल होकर वहीं नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो अगेन लाइब्रेरी में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हु इज रेडी टू डाई नेक्स्ट, एंड एक के बाद एक बम फेंकने लगते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए लाइब्रेरी की ईस्ट साइड की ओर जाते हैं, जहाँ पर बुक शेल्फ्स रखी हुई थी, क्योंकि वो जानते थे कि उन शेल्फ्स के पीछे भी बच्चे छुपे हुए हैं। उस एरिया में उनको अलग अलग स्पॉट्स पर 8 बच्चे मिलते हैं टोटल। एंड पहले तो उनको 17 साल का मार्क किंगटन मिलता है, जिसको खड़ा देख वो उस पर गोली चलाते हैं, मगर क्योंकि वो कवर के पीछे खड़ा हुआ था तो गोलियों के टुकड़े जाकर उसके सर और कंधे को चीरते हुए निकल जाते हैं, जिससे वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है एंड इवेंचुअली बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। एंड आगे बढ़ते हुए उसे 18 साल के 3 लोग मिलते हैं, लीजा क्रुएट्स, लॉरेन टाउनसेंड और वालीन श्नूर, जिनको अगेन डिलेन देखते ही गोली मार देता है, जिससे लॉरेन टाउनसेंड की वही मौत हो जाती है क्योंकि उसके सर को चीरते हुए गोली निकली थी। वहीं जो वालीन थी वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। वहीं एरिक पीछे की टेबल के नीचे 2 लड़कियों को छुपा हुआ पाता है, 16 साल की निकोल नॉलिन और जॉन टॉमलिन। अब टॉमलिन एरिक को देखते ही भागने की कोशिश करता है, मगर एरिक उसका पीछा करता है एंड उसके सर पर बैक टू बैक 2 शॉट्स फायर करता है, जिससे टॉमलिन की वही मौत हो जाती है। ऑल्सो उसको मारने के बाद वो पास की टेबल पर भी कुछ राउंड्स फायर करता है, क्योंकि वहां उसको बच्चे दिख रहे थे छिपे हुए, जिसकी वजह से वहां टेबल के पीछे छुपी हुई एक लड़की 18 साल की जेना पार्क भी बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाती है एंड नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो दोनों लोग वापस अपनी लाइब्रेरी के सेंटर में आते हैं अपनी गन्स को लोड करने के लिए, कि तभी डिलेन को पासी की टेबल के नीचे एक लड़का मिलता है, जो कि था जॉन सैवेज। अब ये जो जॉन सैवेज था ये डिलेन का कजन था, इसीलिए डिलेन उसको छोड़ देता है एंड उसको यहाँ से भागने के लिए कहता है, एंड वो वैसा ही करता है। गन्स लोड करने के बाद एरिक सामने की टेबल की ओर अंधाधुंध गोलियां बरसा देता है, जिससे उस टेबल के पीछे छुपा एक लड़का 15 साल का डैनियल मॉसर के कान को चीरते हुए कुछ गोलियां निकलती हैं। एंड जैसे वो भागने की कोशिश करता है एरिक उसको गिराता है एंड उसके सर पर 4-5 गोलियां दाग देता है, जिससे डैनियल की वहीं मौत हो जाती है। एंड आगे बढ़ते वो एक और टेबल के पास 3 शॉट्स फायर करता है, जिससे उस टेबल के नीचे छुपे हुए बच्चे जेनिफर डॉयल, कॉरी डिपूटर और ऑस्टिन यूबैंक्स घायल हो जाते हैं। एंड एरिक उनके पास आकर कॉरी के चेहरे पर डायरेक्ट गोली मारता है, जिससे वो बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। एंड ये आखिरी विक्टिम था जिसके ऊपर इन लोगों ने गोली चलाई थी। इस लाइब्रेरी के अंदर उन्होंने टोटल 10 बच्चों को मारा था एंड 12 से 13 बच्चों को घायल किया था इन टोटल। अब लाइब्रेरी में से बाहर निकलते हुए ये लोग चिल्लाते हुए अंधाधुंध गोलियां फायर कर रहे होते हैं एंड अपने बचे हुए बॉम्ब्स को फोड़ रहे होते हैं। एंड इवेंचुअली वो दोनों दोबारा कैफेटेरिया की ओर जाते हैं एंड वहां पहुंचते ये लोग थोड़ी देर इधर उधर गोलियां चलाने के बाद इवेंचुअली आपस में एक दूसरे की ओर आखिरी बार देखते हैं एंड फिर खुद को अपनी अपनी बंदूकों से उड़ा देते हैं। एंड फाइनली ये मैसेकर खत्म होता है। बट इसके बाद पूरे अमेरिका में बहुत बड़ा बवाल मचने वाला था। अब आई एम श्योर तुम लोग ये जरूर पूछोगे ओमेगा पुलिस क्या कर रही थी इतने टाइम तक? तो पुलिस काम कर रही थी, मगर बाहर से। मैंने जब रिकॉर्डिंग देखी और डिटेल्स पढ़ी देन आई गॉट टू नो कि पुलिस वाले चाहते तो अंदर आकर सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे, मगर गॉड नोस की क्या रीजन था कि वो उस टाइम अंदर आते हैं जब डिलन और एरिक सबको मार चुके थे। इस इंसिडेंट के टाइम पर स्वाट टीम भी आती है, जो कि इवेंचुअली कई बच्चों को और टीचर्स को इवैक्यूएट करने में मदद भी करती है। मगर द मोमेंट वो लोग डिलन और एरिक को पकड़ने जाते हैं तो उनको वो दोनों उसी कैफेटेरिया के पास मरे हुए मिलते हैं। अमेरिकन एक्स प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन भी इस इंसिडेंट पर अपना दुख जताते हुए तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सभी सर्वाइवर्स और उनके पेरेंट्स को एड्रेस करते हुए। shooting at a high school in Littleton, Colorado. Because the situation, as I left to come out here, apparently is ongoing, I think it would be inappropriate for me to say anything other than I hope the American people will be praying for the students, the parents, and the teachers. And we'll wait for events to unfold and then there'll be more to say. इस इंसिडेंट ने पूरे अमेरिका को डरा कर रख दिया था, स्पेशली कोलुम्बाइन हाई स्कूल के लोगों को, और सही मायनों में तो उन बच्चों को जो कि उस दिन नॉर्मली बस स्कूल अटेंड करने गए थे एंड कभी वापस नहीं लौटे। डिलेन और एरिक ने उस दिन टोटल 14 लोगों को जान से मारा था एंड लगभग 25 लोगों को बुरी तरीके से जख्मी किया था। इस इंसिडेंट के बाद अमेरिकन गन कल्चर पर काफी सवाल उठाए गए, कई सारे प्रोटेस्ट हुए, कई सारे लोग सामने आए, बट अगेन ये मुहिम भी थोड़े समय के बाद शांत हो गई एंड समय बीतते बीतते इस इंसिडेंट को आज 27 साल हो चुके हैं एंड आज भी कोलुम्बाइन स्कूल के बच्चे, वहाँ के लोग और टीचर्स के अंदर उस दिन का खौफ भरा हुआ है। तो वीडियो खत्म एंड ये केस काफी फक्ड अप था जब मैंने इसके बारे में पढ़ा और डिटेल्स जानी, एंड कई सारी डिटेल्स तो मैंने बताई नहीं बिकॉज वो काफी ज्यादा ग्राफिक और ब्रूटल थी। एंड मे द सोल्स ऑफ ऑल द विक्टिम्स ऑफ दैट इंसिडेंट रेस्ट इन पीस। सो दैट्स ऑल, और इज इट?